जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मान लीजिए कि आपको इलाज करवाना है एक अस्पताल। जब आप इलाज करवाने के लिए वहां पर जाते हैं तब आपके सामने दो चॉइसेस। एक डॉक्टर वो है जो कि ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई में काफी अच्छा है और उसने काफी अच्छे नंबर अर्जित किए। वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर है जो सिर्फ 25-30 नंबर लाकर या 25-30% मार्क्स लाकर पास हो गया है और डॉक्टर बनकर बैठ गया है। आपके सामने ये दो ऑप्शन है। आपका कोई प्रियजन है जो कि इस समय जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आपके सामने दो ऑप्शन। ऑब्वियस सी बात है एक समझदार व्यक्ति उसे ही चूज करेगा जिस डॉक्टर के ज्यादा नंबर आए थे। ऐसा ही ठीक मकान बनाने के मामले में इंजीनियर को चुनने के तौर पर भी होता है कि आप किस इंजीनियर को अपने लाखों करोड़ों की कमाई का मकान बनाने के लिए चुनते हैं। या वो इंजीनियर जिसके कि अपने सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए थे, या फिर वो इंजीनियर जो बस किसी तरीके से पास हो गया। अब यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप किसको सही बोल रहे हैं किसको गलत बोल रहे हैं, एक लॉजिकल सवाल है, सिंपल सी बात। और मेरा मत आरक्षण के ऊपर यही है कि अगर आप आरक्षण दे ही रहे हैं तो बस इतना आरक्षण दें कि जो वाकई में गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनको कि उतने मौके नहीं मिल पाते, उनको सही मौके मिले। बल्कि इसीलिए नहीं कि हाँ नहीं इसके नंबर कम आ रहे हैं इसीलिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं तो भैया इसका बहुत अच्छा रहे। आर्थिक स्थिति देखना आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है क्योंकि वाकई में इस चीज का दुरुपयोग हो रहा है। और इस समय बिहार में जो हो रहा है वो भी वही चीज है। आरक्षण को बढ़ावा देकर सिर्फ और सिर्फ ये चीज की जा रही है कि हाँ भाई हम चुनाव जीत जाएं, बाकी चीजें तो चलती फिरती रहेंगी। और अगर आपको किसी पॉइंट पर मुझको गाली देने की इच्छा हो तो एक बार फिर से याद करके देख लेना कि जब आपका प्रियजन जिंदगी या मौत से लड़ रहा होगा तब आप किस डॉक्टर को चुनेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिहार में इस समय क्या कुछ चल रहा है आरक्षण को लेकर, और उसके बाद ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब नियम 50% से ज्यादा आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता उसके बावजूद भी बिहार में आरक्षण का लेवल 75% कैसे पहुंच रहा है। बिहार में भी कुछ समय पहले जातीय जनगणना, जाति पर आधारित जनगणना के बाद में आरक्षण में संशोधन हुआ है। गुरुवार को नीतीश सरकार ने विधानसभा के पटल पर आरक्षण संशोधन बिल 2023 पेश किया जो कि सर्वसम्मति से पास हुआ। विपक्षी बीजेपी ने भी इस बिल का समर्थन किया। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले इंडी अलायंस के बड़े चेहरे नीतीश कुमार ने ओबीसी ईबीसी को साधने का नया दांव खेला है, वर्ग को संदेश देने की कोशिश भी करी। नीतीश सरकार के इस दांव का एसटी वर्ग को भी लाभ मिला है और इस वर्ग का आरक्षण भी अब डबल हो गया। अब मैं आपको जरा कुछ टेबल के माध्यम से बताता हूं कि अभी कहानी किस तरीके की हमारे सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए किस जाति को कितना फायदा हुआ ये समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग की अगर हम बात करें तो अभी उनको मिल रहा है 43% आरक्षण, 43 पहले था 30%। आबादी की बात करें तो 63% की कुल आबादी है, मतलब कि इनका जो आरक्षण है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का, इनका 13% आरक्षण बढ़ा है। अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें तो इनका अब 20 है जबकि पहले 16% था। इनकी आबादी की बात करें तो ये लगभग 20% है। अनुसूचित जनजाति वर्ग की बात करें तो अब इनका आरक्षण 2% है, पहले 1% था और इनकी जो कुल आबादी है वो 2% से भी कम। वहीं बात करें आर्थिक रूप से, मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जिसको साधने की अभी ये लोग बात कर रहे हैं, इसका आरक्षण पहले भी अभी भी 10% है और पहले भी 10% था। तो अब आप खुद ही समझ जाइए कि आखिर ये लोग किस तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं जबकि साधन लायक कोई काम ही नहीं हुआ है। एक और टेबल आप देखिए कि आप यहां पर देखेंगे कि बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी। भाई जातिगत जनगणना हुई है तो धर्म की बात भी हुई जानी चाहिए। तो अगर बात करें हिंदू वर्ग की तो वह है करीब 81, मतलब ऑलमोस्ट 82%। इसके बाद आते हैं मुसलमान जो कि है 17%, ईसाई आते हैं फिर 0.05% पर, फिर उसके बाद सिख आते हैं 0.011% पर, और इसी तरीके से बाकी के फिर बौद्ध हैं, फिर जैन हैं, फिर दूसरे धर्म के लोग हैं और वो लोग भी हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार से पूरी जातिगत जनगणना हुई है। अब अगर हम बात करें वर्ग के हिसाब से कि किस वर्ग की कितनी आबादी है तो पिछड़े वर्ग की आबादी की बात करें तो वो है करीब 27%, अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात करें तो वो है 36%, अनुसूचित जाति की बात करें तो वो है 19.5%, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो है ऑलमोस्ट 2%, और अनारक्षित मतलब कि अनरिजर्व की बात करें तो वो है करीब 15%, मतलब कि जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता वो 15% है। तो इस तरीके का ये जो आंकड़ा है इस समय निकलकर सामने आया है। अब आपको बता दूं कि इस बिल के तहत बिहार में आरक्षण का दायरा 60% से बढ़कर अब 75% हो गया है। राज्य सरकार की तरफ से 65% और ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10% रिजर्वेशन लागू होगा। अब ये विधेयक विधान परिषद में पेश किया जाएगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा। बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया ही कि ये कुल मिलाकर 63% है। इस वर्ग को अब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कुल 43% का आरक्षण मिलेगा। अब तक इन दोनों वर्गों को 30% का आरक्षण मिल रहा था, सरकार ने सीधे 13% आरक्षण इनका बढ़ाया। इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20 कर दिया। अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण भी डबल कर दिया है। पहले एसटी वर्ग को 1% आरक्षण का लाभ
लाभ मिलता था, अब बढ़ाकर 2% के लगभग कर दिया गया। ईबीसी को 25% आरक्षण का लाभ मिले। पहले ईबीसी वर्ग को 18 और बैकवर्ड क्लास को 12% का आरक्षण मिल रहा था। विधानसभा के पटल पर विधेयक पारित होने पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार का बयान आया। उन्होंने कहा कि जातीय सर्वे में साफ हुआ है कि अवसर और स्थिति में समानता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी समाज के बड़े हिस्से को बढ़ावा देने की जरूरत है। अभी सरकारी सेवाओं के इन वर्गों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से होता है, इसलिए हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सरकार ने आरक्षण में संशोधन करने का फैसला लिया है। हालांकि इस विधेयक में ईडब्ल्यूएस का जिक्र नहीं है, इकोनॉमिक वीक सोसाइटी जिसका की हम बात करते हैं उसका कोई जिक्र नहीं है, और बीजेपी ने सरकार पर इसको लेकर सवाल भी उठाया। बताते चले कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में विपक्षी संगठन में शामिल दलों का मुख्य फोकस ओबीसी वर्ग पर। यही वजह है कि बिहार में जातिगत जनगणना के बाद कांग्रेस ने हर चुनावी राज्य में सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराए जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ओबीसी आरक्षण का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। राहुल ने अपनी कई चुनावी सभाओं में ऐलान किया है कि केंद्र में इंडी अलायंस की सरकार बनती है तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे और ओबीसी वर्ग को उनका हक दिलाएंगे। अब ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश क्यों हो रही है भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि बीजेपी भी लगातार खुद को ओबीसी वर्ग से जोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है, जमीनी तौर पर ओबीसी के लिए वो लोग कोई काम नहीं कर रहे। इन सब चर्चा के बीच में बिहार में महागठबंधन की सरकार ने एक और बड़ा दांव चलकर संदेश देने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी ने ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी आरक्षण बढ़ाने वाले विधेयक का समर्थन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, उन्होंने कहा कि अब आरक्षण 75% होगा, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% शामिल होगा, जिसे कि केंद्र ने कुछ साल पहले ही पेश किया था और हमने इसे राज्य में भी लागू किया है। नीतीश का कहना है कि जाति सर्वे के बाद रिजर्वेशन का दायरा बढ़ गया। इस सदन में रिप्रेजेंटेशन करने वाली सभी 9 दलों के बीच आम सहमति बनी। सर्वे के जरिए हमें एक व्यापक डेटा मिला, हम सब इसका उपयोग कर रहे हैं समाज को सुधारने के लिए, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए और अधिक उपाय पेश करने के लिए करेंगे। मुझे खुशी होगी अगर केंद्र भी पूरे देश में जातिगत जनगणना और रिजर्वेशन बढ़ाने की बात पर सहमत हो जाए। नीतीश का कहना था कि हर जाति में गरीब लोग, सिर्फ आरक्षण बढ़ाने की बात होती तो मंडल कमीशन की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी इसका समर्थन करती, चुनावी राजनीति का खेल नहीं खोला जाएगा। और नीतीश ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से हमारी भूमि इतनी पवित्र रही है, हमें अपने खोए हुए वैभव को वापस पाने के लिए कुछ मदद की जरूरत। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो फिर बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा और सभी मिलकर चल पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें ये 50% के पूरे आंकड़े की, तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संविधान पीठ में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में ऐतिहासिक फैसला देकर 50% सीमा तय करी। इसी लिमिट की वजह से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में फैसले पलटे जा चुके हैं। ऐसे में वाकई में क्या बिहार में 75% आरक्षण देने की कवायद टिक भी पाएगी? और इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे अब कि भैया आखिर रिजर्वेशन में 50% की मैक्सिमम लिमिट आई कहां से, और जब सीमा तय है तो फिर बिहार में 75% रिजर्वेशन आखिर कैसे हो पाए? इंदिरा साहनी केस क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। 1991 की बात करें तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जनरल कैटेगरी को आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन देने का आदेश जारी। इसका कई जगह पर विरोध हो रहा था। पेशे से वकील और पत्रकार इंदिरा साहनी दिल्ली के झंडेवालन से गुजर रही थी। तब उन्होंने देखा कि कुछ युवा और बच्चे नरसिम्हा राव सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इंदिरा साहनी मंडल कमीशन के खिलाफ पहले से ही एक याचिका डाल चुकी। इंदिरा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उस विरोध प्रदर्शन ने मुझ पर गहरा असर किया और 2 दिन के भीतर ही मैंने इस 10% रिजर्वेशन के खिलाफ याचिका दायर कर। शुरुआत में यह मामला 2 जजों की पीठ देख रही। पीठ में जज 2 से 3, 5, 7 और 9 हो। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो जनवरी 2002 में आंध्र सरकार ने टीचरों की भर्ती में एससी कैटेगरी के लिए 100% रिजर्वेशन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का आदेश खारिज करते हुए कहा था कि इस फैसले से ओबीसी और एससी भी प्रभावित हुए। महाराष्ट्र की अगर बात करें 2021 में महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए 16% रिजर्वेशन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अदालत ने पेश किए गए आंकड़ों में कोई असाधारण स्थिति दिखाई नहीं देती। मराठा समुदाय को 16% रिजर्वेशन दिए जाने के बाद राज्य में कुल रिजर्वेशन का आंकड़ा 68% तक हो गया। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सितंबर 2022 में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के 2011 में पारित किए गए कानून को रद्द किया, जिसमें कि एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा बढ़ाकर 58% तक कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति साबित नहीं कर सकी जो 50% का सीमा उल्लंघन का करने लायक। उड़ीसा और राजस्थान की अगर बात करें तो हाईकोर्ट ने 2017 में दोनों राज्यों को उन कानूनों को रद्द कर दिया था जिनमें कुल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा बढ़ा। गुजरात की अगर बात करें तो सरदार पटेल आंदोलन को शांत करने के लिए आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन दिया गया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया था कि ये 50% की मर्यादा का उल्लंघन। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब बिहार ने 75% रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट की 50% लिमिट होने के बावजूद इसे लागू करने के क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तो यही है कि बिहार सरकार कोर्ट में साबित कर दे कि ये काफी एक विशेष परिस्थिति है। दरअसल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस का फैसला देते समय कहा था कि रिजर्वेशन की लिमिट 50% होनी चाहिए, लेकिन
लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस लिमिट को तोड़ा भी जा सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और आरक्षण मामलों के जानकार रामेश्वर सिंह ठाकुर बताते हैं कि अगर कोई सरकार कोर्ट को ये बताए कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी मुख्य विशेष जातियों या वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रिजर्वेशन 50% की सीमा से ज्यादा होना चाहिए, इससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान भी नहीं होगा। कोर्ट इन तर्कों और प्रमाणों से संतुष्ट हो जाता तो रिजर्वेशन 50% ज्यादा हो जाए। पिछले सालों में कई सरकारों के रिजर्वेशन बढ़ाने के मामले सुप्रीम कोर्ट में औंधे मुंह गिरे। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी जमीन मजबूत कर रखी। उन्होंने सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाई जिससे कि उनके दावों को मजबूती मिल सके। हालांकि ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो इसे कितना सही मानते हैं। दूसरा तरीका, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करा लें इसको, जिससे कि न्यायिक समीक्षा ना ही हो सके। दरअसल बिहार सरकार के पास दूसरा विकल्प है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत रखा जाए। इसके लिए राज्य सरकार अपने बिल को केंद्र के सामने पेश करेगी। यदि केंद्र इसे संविधान की 9वीं में रख लेता है तो इस फैसले को न्यायिक समीक्षा की सुरक्षा मिल जाएगी, मतलब कोर्ट में इसकी समीक्षा नहीं हो पाएगी। 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की लिमिट 50% मानी थी। ये तमिलनाडु की जयललिता सरकार के लिए सबसे कठिन समय था। वहां पहले से ही SC, OBC को मिलाकर 69% रिजर्वेशन चला था और पहले जयललिता हाईकोर्ट गई, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आपको आरक्षण 50% तक लाना ही होगा। सीएम जयललिता ने स्मार्टनेस दिखाते हुए सबसे पहले 69% रिजर्वेशन का एक बिल विधानसभा में पास किया और उसे केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार के सामने रखा। जयललिता ने केंद्र के सामने मांग रखी कि वो संविधान संशोधन कर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि ये कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से की सीमा से बाहर हो सके। ऐसा हुआ भी और इसी वजह संविधान का 76वां संशोधन भी हुआ था। दरअसल राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में तमिलनाडु में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन का एक साथ हुए। जयललिता की AIADMK और कांग्रेस के बीच महागठबंधन था। जयललिता सीएम बनी और AIADMK के उस समय 11 लोकसभा सीटें जीती। जब इंदिरा साहनी केस का फैसला आया तब नरसिम्हा राव सरकार संकट में चल रही थी। अगर जयललिता समर्थन वापस ले लेती तो सरकार अल्पमत में आ जाती। अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के नरसिम्हा राव को जयललिता की बात माननी पड़ी थी और इस तरह आज तक तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन कायम। हालांकि शीर्ष कोर्ट ही कह चुका है कि अगर संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कोई कानून है, 9वीं अनुसूची के कानूनों की भी समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा एक और तरीका है इस चीज को पारित करने का। दरअसल 50% की सीमा की तय सीमा से ज्यादा रिजर्वेशन देने का एक तरीका संविधान संशोधन। केंद्र सरकार ने 2019 में संविधान संशोधन करके ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में एडमिशन के अलग से 10% रिजर्वेशन दिया था। मतलब जो लोग भले ही अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर, उनको रिजर्वेशन। इस प्रावधान के बाद केंद्र सरकार में कुल रिजर्वेशन 49.5% से बढ़कर 59.5% हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% की सीमा से ज्यादा। दरअसल केंद्र सरकार ने संविधान के भाग 3 में दिए गए समानता के अधिकार के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया। दोनों की अनुच्छेदों में एक एक सबसेक्शन जोड़े गए जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के समूह के लिए सरकारी नौकरियों और एडमिशंस में अधिकतम 10% रिजर्वेशन किया जा सकेगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर कौन होगा, इसकी परिभाषा केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए तय करेगी। इसी 104वें संशोधन के आधार पर केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% रिजर्वेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में केंद्र सरकार के इस तरीके को वैध माना था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस मामले को 50% की सीमा का उल्लंघन, संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं माना। ये प्रावधान संविधान संशोधन के जरिए किया गया है, इसलिए इसकी समीक्षा केवल इसी आधार पर हो सकती है कि संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपने फैसले में विस्तार से 50% की समीक्षा का जिक्र किया। उनके फैसले के दो हिस्से थे। पहला कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई अधिकतम 50% रिजर्वेशन की सीमा की धारा 15(4), 15(5) और 16(4) के संदर्भ में ये तीनों धाराएं SC, ST और OBC को सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में रिजर्वेशन देने से जुड़ी। यानी 50% की सीमा केवल SC, ST और OBC रिजर्वेशन के लिए है, किसी और समूह के लिए नहीं। फैसले के दूसरे हिस्से में जस्टिस माहेश्वरी का कहना था कि 50% की सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के वकील का कहना है कि बिहार सरकार को आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन इस बारे में केंद्र सरकार की सहमति के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना भी जरूरी। कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने, संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करने और आरक्षण सीमा की लक्ष्मण रेखा को पार करने पर बिहार सरकार के प्रस्तावित कानून पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रोक लग सकती। इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की बेंच ने 1992 में फैसला दिया था। वहीं 31 साल बाद आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की संविधान पीठ के गठन की मांग भी हो सकती है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद।